बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपके लिए आज लेकर आई हूँ क्लास 12th के जो चैप्टर नंबर 10 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम करने वाले हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज है और सब कुछ आपका जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रह भी गया होगा तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और हमेशा की तरह जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप साथ साथ इसको सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपकी चेकिंग होती रहे। दूध की दही में परिवर्तित होने वाले जीवाणु का क्या नाम है? जो हमारा दूध होता है उसको दही में परिवर्तन का काम कौन करता है? क्योंकि चैप्टर नंबर 8 यही है बैक्टीरिया के बारे में। तो बताइए, लैक्टोबैसिलस, सैक्केरोमाइसीटीज सर्वेसी, साइक्लोस्पोरोलिन ए या माइक्रोबैक्टीरियम? जल्दी से बताएंगे तो वही सीधा सा और बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, दही में जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होती है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। लैक्टिक अम्ल में। इन्हीं बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? लैब है। ये आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो दोनों नाम से आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि डोसा और इडली के ढीले ढीले आटे की फूली हुई उभरी शक्ल किस कारण से होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बिल्कुल सिंपल है कि हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और उससे एक गैस निकालते हैं जिसकी वजह से हमारा खमन डोसा उसमें स्पॉन्जीनेस आती है। और वो गैस कौन सी होती है? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है किण्वन के दौरान। ठीक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है बेकर यीस्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शेवाल या इनमें से कोई नहीं? कौन आता है भाई? तो बताएंगे जल्दी से। तो आपको पता है कि हमें अगर ब्रेड को फुलाना है, उसमें से CO2 निकालनी है ताकि ब्रेड हमारी स्पॉन्जी बने, तो हमें किसका यूज करना होता है? हम बेकर यीस्ट का यूज करते हैं। और बेकर यीस्ट का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है सैक्केरोमाइसीटीज, सैक्केरोमाइसीटीज सर्वेसी या सेरेवेसी। ठीक है, याद रखना है आपको सर्वेसी, सेरेवेसी। हिंदी में लिखने में थोड़ा सा है, कई जगह सर्वेसी लिखा हुआ है, कई जगह सेरेवेसी लिखा हुआ है। बिल्कुल इसका साइंटिफिक नेम प्लस इसको क्या कहते हैं? बेकर यीस्ट भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ चले कि विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? विनेगर जिसे हम क्या कहते हैं? सिरका भी कहते हैं। उसका खट्टा स्वाद क्यों होता है? जैसे चाइनीज फूड में हम डालते हैं उसको, तो उसका खट्टा स्वाद क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल या फ्यूमेरिक अम्ल? क्या होता है उसके अंदर? तो एसिटिक अम्ल का ही दूसरा नाम आपको पता है सिरका है। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है और इसी की वजह से ये कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ये तो आपको केमिस्ट्री के हिसाब से भी थोड़ा सा पता होगा। नेक्स्ट की तरफ चलें अगर हम, तो इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस विषाणु या ईस्ट? अभी बात करके आए हैं कि इडली डोसा में हमें फर्मेंटेशन करना होता है, किण्वन करना पड़ेगा हमें, और किण्वन के लिए हमें क्या यूज करना है? बेकर यीस्ट यूज किया जाता है, यानी कि ईस्ट यूज किया जाता है और उसी का नाम है सैक्केरोमाइसीटीज सर्वेसी। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में, यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा थोड़ा सा घुमाने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? यूफोर्बिया, चुकंदर, गन्ना या पोंगेमिया के? तो जैसे कि हम ढूंढ रहे हैं कि पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, तो बार बार हम पेट्रोल नहीं निकाल सकते क्योंकि वो रिन्यूएबल नहीं है इतना, उसको बहुत टाइम लगता है, 500,000 साल लगता है। तो हम उसके अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और उसी अल्टरनेटिव में हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पेट्रोल की तरह फ्यूल की फॉर्म में काम में आते हैं। तो ऐसा ही एक प्लांट है हमारे पास जिसका नाम है यूफोर्बिया। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि यूफोर्बिया जो है वो उससे निकला हुआ जो सेप है या उससे निकला हुआ जो ऑयल है उसको हम पेट्रोल की तरह काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे यूफोर्बिया। एक और है, आपने सुना है जेट्रोपा, इसका भी नाम याद रखेंगे।
जेट्रोपा भी जो है वो ईंधन की रूप में काम में आता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की तरफ चले हम। यदि एक नदी सीवेज में दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जल में कमी हो जाएगी, जल के दुर्गंध के कारण, सीवेज में मौजूद रोगाणुओं के कारण और ठोस पदार्थों के क्लेष्म में फंसे होने के कारण। क्लेष्म मतलब यहाँ पे वो फ्लॉक्स को बोल रहा है, ठीक है। क्या है भाई, क्यों मछलियां मर जाती है अगर किसी सीवेज में? सीवेज क्या होता है? गंदा पानी, घरों से निकली गंदगी वाला जो सारा पानी होता है, टॉयलेट का, किचन का, उसी को हम सीवेज कह रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी पढ़ा। तो क्या होता है, तो हमने कहा कि सीवेज में बीओडी बहुत ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बीओडी बहुत ज्यादा होती है। बीओडी क्या होती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। क्या होता है, अगर बीओडी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा होगी प्रदूषण भी उतना ही ज्यादा होगा पानी के अंदर। ये हम कहते हैं, जितनी ज्यादा बीओडी प्रदूषण भी उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि बीओडी का क्या मतलब है? बीओडी की परिभाषा सुन लो एक बार। 1 लीटर पानी में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में जितनी ऑक्सीजन का उपयोग होता है, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं यहाँ पे, उपयोग होता है, उसे हम बीओडी कहते हैं। तो यहाँ पे अब बीओडी बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा ज्यादा अपघटन हो रहा है, उतनी ही ऑक्सीजन वो यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो पानी में क्या हो जाएगी? जितनी ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगी उतनी ऑक्सीजन पानी में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की जल में कमी हो रही है। बीओडी बढ़ेगी, जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, सारी मछलियां जो है वो मर जाएंगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अपमार्जक समरूपण और धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए हम किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है? ये भी एनसीईआरटी से लिया हुआ है। लास्ट में एनसीईआरटी के अंदर उपयोग दिए हुए हैं अलग अलग चीजों के, उसमें एक उपयोग दिया हुआ है कि जो गंदे कपड़े होते हैं, तेल वाले धब्बे वाले, जो आपके डिटर्जेंट आते हैं ना आजकल, ऐड बताते हैं कि इस डिटर्जेंट से तेल के धब्बे भी मिट जाएंगे, दाल मखनी का धब्बा भी मिट जाएगा। तो ये तेल के धब्बे मिटाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? सैकेरोमाइसीटिस सर्वेसी, स्ट्रेप्टोकोकस, कैंडिडिडा लाइपोलिटिका या लाइपेज। तो बैक्टीरिया बताना है आपको। तो बैक्टीरिया का नाम है कैंडिडिडा लाइपोलिटिका। मैंने आपसे कहा था कि ये लाइपो शब्द से याद रखना। लाइपो किसको बोलते हैं? लिपो से बना है लाइपो, लिपो मतलब फैट, ठीक है। लाइपेज तो ये क्या करता है? लाइपेज जैसा सब्सटेंस बनाता है। तो लाइपेज टिक मत कर देना, हमें बैक्टीरिया पूछा है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम पूछा है आपसे, सूक्ष्म जीवी का नाम पूछा है। ये सूक्ष्म जीवी लाइपेज बनाता है जो फैट को डाइजेस्ट कर देगा, मतलब फैट को हटा देगा। तो कौन सा है वो? कैंडिडिडा लाइपोलिटिका। ऐसे भी आपको इसका नाम याद होना चाहिए, शॉर्ट टाइप में भी आ जाए तो आप सारे जो भी अभी नाम आ रहे हैं सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है रक्त के कोलेस्ट्रॉल। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेनिन का प्रयोग किया जाता है, और यह किससे उत्पन्न होता है? मोनस्कस परप्यूरिया, ट्राइकोडर्मा, स्ट्रेप्टोकोकस और इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको याद करने के सबके तरीके बताए थे। देखो, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करना है, हमारी जो वेन्स है उसमें क्या जम गया है? फैट जम गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, इसको हटाना है। तो मैंने कहा था अगर आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो डॉक्टर आपको कहता है कि तली गली चीजें मत खाओ, है ना। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आपको पूरी खाने से मना किया है। पूरी क्यों खाने से मना किया है? क्योंकि आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो देखो, पूरी से परपूरिया बना है, यहाँ पे परपूरिया ऐसे याद कराया था मैंने। पूरी से याद, पूरी मतलब वो तली हुई जो पूरी आती है उसको पूरी बोलते हैं ना, तो परपूरिया से याद हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पूरी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए आप क्या करो? उस पे मोनस्कस को डाल दो, ऐसे याद कर लोगे। पूरी पे मोनस्कस को डाल दो तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो उसी से बना है मोनस्कस परपूरिया, ठीक है। इससे मैंने आपको याद कराया था, तो याद रखेंगे। और अभी मैं फिर से कह रही हूं, आपको इनको शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से भी याद करना है, सिर्फ एमसीक्यूज के हिसाब से नहीं। आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ है
पिछले बोर्ड एग्जाम में कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोनस्कस परपुरिया का। ठीक है, इससे जो मेडिसिन बनती है उसका नाम क्या है वो भी आपको याद रखना है। इससे जो मेडिसिन बनती है उसका नाम है स्टेनिन। ठीक है, दोनों क्या है, क्या दवाई यूज कर रहे हैं और किससे बनती है, तीनों चीजें आपको याद करनी है। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट की तरफ सिरका, ये सिरका लिखा है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मैंने आपसे कहा ये जो एमसीक्यूज में लाई हूं ये सारे पिछले बोर्ड एग्जामों में आए हुए एमसीक्यूज हैं। बहुत साल 2004 तक के पेपर मैंने स्टडी कर लिए हैं आपके लिए, उनमें से उठा के क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं। तो सिरका का उत्पादन मेलोसेस से किया जाता है। ये मेलोसेस क्या था? मेलोसेस क्या है? जब हम गन्ने को प्योर करते हैं शक्कर बनाने के लिए तो जो बचा कुचा सब्सटेंस होता है काले कलर का उसको बोलते हैं मेलोसेस। ठीक है, मेलोसेस से किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग या किस सूक्ष्म जीवी द्वारा किया जाता है? तो सिरका बनाना है मेलोसेस से तो क्या यूज करोगे? राइजोपस, स्ट्रेप्टोकोकस, एसिटोबैक्टर और माइकोराइजा, ये सारे उपयोग हैं, है ना। घरेलू उपयोग पढ़े थे हमने, औद्योगिक उपयोग करे थे। तो भाई सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटोबैक्टर जीवाणु का उपयोग करते हैं और इसीलिए सिरका को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये इसी के नाम से है। देखो एसिटिक अम्ल बोलते हैं सिरका को। नेक्स्ट की तरफ पेनिसिलियम एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, बता देंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, जीवाणुओं से, कवक से, शैवालों से और विषाणुओं से। अगर ये सवाल आपने गलत दिया तो ये समझ लो आपने चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो सबसे इजी सवाल है इस क्वेश्चन का। पेनिसिलियम की खोज जो है वो पेनिसिलिन की खोज जो है वो पेनिसिलियम कवक से हुई थी और आपको पता है ये बाई चांस हो गई थी, है ना, बाई चांस हुई थी ना। अभी क्वेश्चन आने वाला है तब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरोलिन ए बनाया जाता है, साइक्लोस्पोरोलिन किससे बनाया जाता है? ट्राइकोडर्मा कवक से, ईस्ट से, विषाणु से या जीवाणु से, किससे बनाया जाता है? तो इसका मैंने आपको यहां पे भी याद करवाया था। ट्राइकोडर्मा की एक स्पीशीज है उससे बनाया जाता है, ट्राइकोडर्मा कवक है उससे बनाया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा नाम की एक स्पीशीज थी, याद आया आपको? पॉलीस्पर्मा। ठीक है, स्पर्मा आता है मैंने आपको, तो पॉलीस्पोरोन। ठीक है, तो पॉलीस्पोर से स्पोरोनिन मैंने आपको याद करवाया था कि ट्राइकोडर्मा की एक स्पीशीज है उससे बनाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किससे होता है? एस्परजिलस कवक से, जीवाणु से, ईस्ट से या विषाणु से। सिट्रिक एसिड जिसको हम कहते हैं सिट्रिक अम्ल, वो किससे बनता है? तो सिट्रिक अम्ल जो है वो किससे बनता है? सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस से बनता है। तो आपको यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या करना है? करेक्ट करना है। नेक्स्ट की तरफ चलें। कवक और उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवन संबंधों को क्या कहते हैं? ये वैसे बहुत इजी है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। कई बच्चे कवक और पौधों के बीच सहजीवन को देखते ही क्या टिक करने वाले हैं? लाइकेन टिक करने वाले हैं। अगर जिसने लाइकेन लिखा है वो गलत है, क्योंकि लाइकेन अलग है बच्चों। लाइकेन कवक और शैवालों के बीच का सह संबंध है, जबकि यहां पे बोला है कवक और उच्च पौधों में। कवक और उच्च पौधों में जो संबंध होता है वो माइकोराइजा कहलाता है। बी वाला आंसर सही है। और पौधे में भी हमें पाइनस का एग्जाम्पल देना है। पाइनस की जड़ों में जो है ये रहते हैं। ठीक है, तो पाइनस आप लिख सकते हैं। पाइनस का जो प्लांट होता है उसके अंदर एक कवक रहता है और वो सिम्बायोसिस की फॉर्म में रहते हैं। क्या करते हैं? वही नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल को अच्छा बनाएंगे, बदले में खाना पीना मिलेगा। ठीक है, माइकोराइजा भी हमने 2 पढ़े थे, ये क्वेश्चन हमने किया भी है। एक बोर्ड के अंदर बोर्ड मॉडल पेपर सॉल्व किया, उसके अंदर आया हुआ है कि सूक्ष्म जीवों का जैव
उर्वरक के रूप में क्या उपयोग है? तो ये जैव उर्वरक के रूप में उपयोग है, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग है ये सूक्ष्म जीवों का। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट की तरफ चले तो हम सिर्फ एक एमसीक्यूज नहीं कर रहे, हम एमसीक्यूज के साथ शॉर्ट टाइप के आंसर भी प्रिपेयर कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। वरना हम भी ये टिक किया चलो आगे, ये टिक किया चलो आगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी मुझे लगता है यहाँ पे जरूरी है वो बता देती हूँ। नेक्स्ट की तरफ चले, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है? स्मेल किससे आती है? ईस्ट से, कवक से, जीवाणु से या विषाणु से? बताओ। पनीर को फर्मेंट करके उसमें अच्छी स्मेल लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कवक का। किसका यूज करते हैं? कवक का। इसमें स्पेशल बात आपको क्या याद रखनी है? स्विस पनीर के बारे में, स्विस चीज के बारे में हमने पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी है कि स्विस चीज क्यों फेमस है। तो स्विस चीज क्यों फेमस है? क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, इस बात पे है ना, हमने इसका पिक्चर भी देखा था क्लास के अंदर। और स्विस चीज को ये जो छेद है और उसकी जो स्पेशल स्मेल है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक कवक का यूज करते हैं स्मेल और छेद के लिए, इसीलिए स्विस चीज बड़ा ही फेमस है। और इस कवक में जो नाम है, इस कवक में जो नाम है वो प्रोपिलियो योना शर्मेनाई है। मैंने आपको बोला था कि वो सलमान खान का एक डायलॉग है कि हम तुम में इतने छेद कर देंगे, तो छेद से आप याद रखोगे। तो इसमें इतने छेद हो गए कि इसको शर्म आ गई है, इसलिए ये शॉर्मेनाई से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे याद करा था हमको, शॉर्मेनाई, इसको शर्म आ गई है। तो एक कवक है जो है पॉलिस्पोर्मम शॉर्मेनाई, तो उससे बना हुआ है शॉर्मेनाई। स्पेशली आप स्पीशीज याद रखें उसकी, शॉर्मेनाई, ठीक है। वो शॉर्मेनाई है वैसे तो, शॉर्मेनाई, लेकिन मैंने आपको याद करने के हिसाब से ये बताया था, इससे कनेक्ट करके, तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे शॉर्मेनाई कवक से, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलें। विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है? छालन से, निस्यंदन से, किण्वन से या प्लवन से? किससे होता है भाई? तो विभिन्न अल्कोहलिक पेय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किससे होती है? किण्वन से होती है, फर्मेंटेशन से। नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट है, अधिकांशतः प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं कवक से, ईस्ट से, शैवाल से या जीवाणुओं से? तो किससे तैयार किए जाते हैं प्रतिजैविक? एंटीबायोटिक्स जो है जनरली हम किससे तैयार करते हैं? ईस्ट से तैयार करते हैं, कवक से। ईस्ट में भी, कवक में भी आपको पता है, कवक भी ईस्ट का ही एक प्रकार है, ये भी एक कवक है। लेकिन इस कवक की क्या खासियत है ईस्ट की? कि ये एक कोशिकीय है। बाकी सारे ईस्ट कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अकेला ईस्ट ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में करते थे? अब आपको पता है ईस्ट से क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन। क्या बनाओगे? वाइन, बियर, रम या सभी? तो सब में ही करते हैं, सब में ही करते हैं। नेक्स्ट है, एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका उपयोग करोगे या करते हैं? ठीक है, क्या करोगे भाई? बड़े पैमाने पे उपयोग करना है। ईस्ट, जीवाणु, कवक या विषाणु? तो ईस्ट ही करेंगे। अभी हम बोल के आए हैं भाई एथेनॉल हो चाहे कोई हो, हमें तो ईस्ट से ही फर्मेंटेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे क्लॉट बस्टर कह रहे हैं? फिर से इंपॉर्टेंट सवाल है। रेनेट, स्ट्रेप्टोकाइनेस, लाइपेज या एमाइलेज? किसको कह रहे हैं भाई? क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर किसे कहा था? हमने यहाँ पे बात की थी कि जब हार्ट के अंदर ब्लॉक हो जाता है, ब्लड का ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है हार्ट के अंदर, तो उसको हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक आता है तो हम उसे एक दवाई देते हैं जिसका नाम है
स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। ये बिल्कुल सवाल आ चुका है, शॉर्ट टाइप में भी आ चुका है किसी एग्जाम के अंदर, तो हम एमसीक्यूज के फॉर्म में भी इसको याद करेंगे, शॉर्ट में भी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज दवाई दी जाती है, ये दवाई दी जाती है, तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा कि ब्लॉकबस्टर किसे कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और एक और, इसी से एक और सवाल है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है अगर, तो अस्पताल के अंदर इमरजेंसी में, है ना, उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया है, तो हॉस्पिटल में सबसे पहले उसको क्या देंगे, कौन सी दवाई देंगे, तो उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। ये सवाल भी आया हुआ है एक बार, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, हार्ट से रिलेटेड है ये। क्लॉट बस्टर, क्लॉट हो जाता है ना भाई, ब्लॉक हो गया है हार्ट, क्लॉट भी बोल सकते हो उसको, ब्लॉक बोलूं क्लॉट बोलूं एक ही बात है, क्लॉट हो जाता है, उसको सही करने के लिए। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये किससे बना हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस से बना हुआ है। किस बैक्टीरिया से बना हुआ है, इसी के नाम में है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बना हुआ है, ठीक है, बैक्टीरिया। सारा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। और लाइक और शेयर तो आप कर ही रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि सबको एमसीक्यूज मिले। स्पेशली जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके बहुत एमसीक्यूज आते हैं, वही डिमांड करते हैं एमसीक्यूज की। स्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सी है, फफूंदी मतलब कवक। और लिख के जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगे आपको एमसीक्यूज, कितने आपके अच्छे हुए, सही हुए, और कितनी आपको आगे मेहनत करनी है अभी। एस्परजिलस ओराइजा, येरुलोप्सिस यूटिलिस, लाइजोपस स्टेलोनिफेरस और न्यूसीफेरा कैसा। ये हमने एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये क्वेश्चंस जो है ये सारे आए हुए हैं आरबीएससी में, यूपी में, बिहार में, सीबीएसई में, सब जगह के पेपरों को खंगाल के क्वेश्चंस लिए हैं। तो भाई ये जो बनता है स्टेरॉइड्स, वो बनता है राइजोपस स्टोलोनिफर से, राइजोपस स्टोलोनिफर से बनता है, ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बेकरिस्ट है, ये तो आप बता देंगे क्योंकि चैप्टर जो हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे उसके पहले दूसरे के अंदर ही हमने इसका नाम ले लिया था। एस सर्वियसिस, एस लूडीविंग्स, एस ऑक्टोस्पोरस, शाइजोसैकेरोमाइसिस। ये देखो, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ है, दिख ही रहा होगा इंग्लिश में, है ना, बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में बहुत इंग्लिश चेप रखी है। तो किससे मिलता है, बेकरिस्ट का ही दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइस। तो सैकेरोमाइस को इसने शॉर्ट में लिख दिया है, सैकेरोमाइस को शॉर्ट में लिख के सर्वियसी, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। सी वाला, ए वाला आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है एल्कोहल से विनेगर का निर्माण किसके द्वारा होता है। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, उससे विनेगर बना रहे हैं, तो वैसे एल्कोहल होता है, यहाँ एल्कोहल लिखा हुआ है, क्या बता किससे बनाओगे, विनेगर बनाना है। विनेगर मतलब विनेगर का ही हिंदी में नाम सिरका है, ठीक है, और इसी का नाम एसिटिक एसिड है। अब तो बता दोगे, सारे तरह से मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी, कुछ भी नहीं छूटने दूंगी, एमसीक्यूज में तो नहीं छूटेगा, और शॉर्ट टाइप के भी रेडी हो जाएंगे। बैसिलस सब्स्टिटस, क्लॉस्ट्रिडियम, एसिटोबैक्टर एसिटी और एजोबैक्टर। तो एसिटिक एसिड कैसे बनाया था हमने, इसके नाम से, एसिटिक बैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरिया है, इसी से हमने एसिटिक एसिड विनेगर बनाया था एल्कोहल से, ये एल्कोहल से बनता है। अब हमें केमिस्ट्री नहीं जाननी है यहाँ पे कैसे बनता है, हमें तो बस क्वेश्चन याद करना है। स्टार्च से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति के द्वारा होता है। स्टार्च से एथेनॉल मतलब वही एल्कोहल बनाना है आपको। अब स्टार्च से बनाना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिममली जितने भी एल्कोहल होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, ये तो पता है ना। कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, अब वो कार्बोहाइड्रेट देखो कोई भी हो सकती है, वो ग्लूकोज भी हो सकती है ना, क्योंकि हमने पढ़ा रम, विस्की, ये सब ग्रेप से भी बनते हैं, ज्वार से भी बनते हैं, अनाजों से भी बनते हैं, फ्रूट से भी बनते हैं। तो ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो या स्टार्च हो,
कोई भी हो, उसी में हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाते हैं, उसी से एल्कोहल बनाते हैं। वो एल्कोहल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और उसमें परसेंटेज भी अलग अलग होता है, 70, 30, बियर वगैरह जो भी है। तो ये सब हम ईस्ट से ही बना रहे हैं, लेकिन ईस्ट कौन सा है, वही हमारा सैकेरोमाइसीस सर्वेसी, उसी से बनाना है एल्कोहल ग्लू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए स्टार्च दिया था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज महज एक संयोगवश घटना है, पेनिसिलियम, इंसुलिन, क्लोरोफेनिकोल या डीएनए। क्या जो है वो बाय चांस हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था इसके बारे में कि जो पेनिसिलिन की खोज है, पेनिसिलिन जो हमारी प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक, ठीक है, एंटीबायोटिक है हमारी, तो उसकी खोज जो हुई थी वो बाय चांस हो गई थी। कैसे हो गई थी बाय चांस, तो आपको पता ही है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, है ना, फ्लेमिंग, वो क्या कर रहे थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस पे स्टडी कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस पे स्टडी करते करते उन्हें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उन्होंने पेट्री डिश को धो दिया था, है ना, और पेट्री डिश पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। अब एक पेट्री डिश ऐसी थी जिसपे कवक लगा हुआ था, कवक लगा हुआ था। उस कवक वाली बैक्टीरिया पे जब उन्होंने अपने कवक लगे हुए पेट्री डिश के अंदर जब उन्होंने अपने बैक्टीरिया डाले, तो बैक्टीरिया डालने पे हुआ क्या, बैक्टीरिया डालने पे वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे। तो उनको ये समझ में आया कि वो ग्रो क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बहुत बारीकी से जब देखा तो पाया कि यहाँ पे एक कवक है जिसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलीज, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये उस बैक्टीरिया को रोक रही है बढ़ने से। तो तब उन्होंने कहा कि अगर ये जो है पेनिसिलियम वो बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रहा है, तो क्या हम इससे ये चीज निकाल के इसको इंसानों पे यूज कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे। और वहीं से पेनिसिलिन की खोज हुई थी, ठीक है। इसके बाद दो और साइंटिस्ट थे, चेन और जो थे, उन्होंने भी इस पे काम किया और तीनों को कंबाइंड फॉर्म में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ए वाला आंसर जो है, और इसीलिए फ्लेमिंग को क्या कहा जाता है, पेनिसिलिन के खोजकर्ता। तो एक चीज ये भी आप नोट कर ले। नेक्स्ट है, एक नदी में जल की बीओडी लगभग कितनी होनी चाहिए। ये सवाल देखो अभी आया हुआ भी है एमपी बोर्ड के अंदर शायद, लेकिन वहां पे ऑप्शन थोड़े से अलग थे। वहां पे एक ऑप्शन था 5 pmm था शायद, है ना, ऐसा ही कुछ mmp या pmm कुछ कर रखा था। तो वहां पे ऑप्शन में 5 था, यहाँ पे ऑप्शन में 5 नहीं है, यहाँ पे 8 है, 20 है, 400 और 500 है। हमें जो है बीओडी क्या करनी है, कम रखनी है, क्योंकि आपको कहा कि बीओडी जितनी ज्यादा होगी पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा उसके अंदर, तो हमें तो बीओडी कम रखनी है। तो अगर ऑप्शन में 5 हो तो आप 5 करेंगे, यहाँ पे 8 है तो भाई 8 करेंगे। एक नदी जल की बीओडी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब यहाँ पे 5 क्यों ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि वहां पे सवाल ये आया था कि पीने लायक पानी में, या ऐसा कुछ सवाल था कि कितनी बीओडी होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वाहित मल के प्राथमिक उपचार में किन किन क्रियाओं का उपयोग किया जाता है, प्लवन, छनन, निस्यंदन या इनमें से सभी। किसका उपयोग करते हैं भाई, किसका उपयोग करोगे अगर प्राथमिक उपचार कर रहे हो आप। वाहित मल मतलब सीवेज, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसको हमने एसटीपी भी कहा, भाई ये याद रखो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शॉर्ट फॉर्म है एसटीपी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सिर्फ एसटीपी ही लिखा होता है, पूरा लिखते ही नहीं है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वाहित संयंत्र उपचार, ऐसा कुछ जो हिंदी में बोलते हैं। तो एसटीपी के अंदर 2 स्टेप्स हमने देखे थे, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक, ठीक है, एक द्वितीयक, 2 देखे थे। प्राथमिक वाले में क्या कर रहे थे हम, जो बड़ा बड़ा कचरा है उसको बाहर निकाल रहे थे, जो है ना छिलके हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स है, उनको बाहर निकाल रहे थे। तो उनको हम क्या कर रहे थे, प्लवन कर रहे थे, छनन भी कर रहे थे और निस्यंदन भी कर रहे थे, तीनों करके उनको बाहर निकाल रहे थे। छान रहे थे ऊपर वाली चीजें, और नीचे जो फिल्ट्रेट निकल रहा था, निस्यंदन निकल रहा था, उसको आगे स्टेप्स में भेज रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वाहित मल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है, ईस्ट की, विषाणु की, कवक की या जीवाणु की। किसकी जरूरत है भाई,
वाहित मल के द्वितीयक उपचार में किसकी जरूरत है? तो द्वितीयक वाला जो स्टेप है, सेकेंडरी स्टेप था जो हमारा सेकेंडरी स्टेप, उसके अंदर हम किसका उपयोग कर रहे थे? बैक्टीरिया का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, किसका उपयोग कर रहे थे? बैक्टीरिया का उपयोग कर रहे थे और उसकी बीओडी को कम करवा रहे थे। इससे होता क्या है? इससे बीओडी कम हो जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। बीओडी कम करनी है ना शुद्ध करने के लिए, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सेकेंड वाले में हम इसको और क्या कह रहे थे? इसका एक और नाम क्या था सेकेंडरी का? जैविक उपचार भी कहते हैं इसको। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, जैविक उपचार सेकेंड स्टेप है ना, सेकेंडरी स्टेप है। नेक्स्ट है वाहित उपचार में, वाहित मल उपचार में किस विधि द्वारा जल में घुले ठोस कणों को निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, ठीक है, किया जाता है? फिल्ट्रेशन कौन से इसमें करते हैं? प्राथमिक आवक, तृतीयक वाहित मल उपचार, द्वितीयक वाहित मल उपचार या प्राथमिक वाहक मल उपचार? किसमें करते हो? प्राथमिक वाहक मल। अभी देख के आए स्टेप्स। प्राथमिक स्टेप में ही हम क्या करते हैं? उसको बड़े बड़े कचरे को, ठोस को निकाल देते हैं। स्लज तो बाद में बनेगा, इस पे मत जाना, स्लज आगे जाके बनेगा। स्पाइरुलिना क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइरुलिना क्या है? जैव उर्वरक है, जैव पीड़क है, खाने योग्य कवक है या सिंगल सेल प्रोटीन है? तो ये चैप्टर जरूर हमने आगे पढ़ा है, लेकिन हमने क्योंकि ये चैप्टर सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता वाला है तो उसको पूछने का बिल्कुल जो है अधिकार है कि ये क्या है? एक सिंगल सेल प्रोटीन है, SCP। और कौन कौन सी है? क्लोरेला, क्लोरेला का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो वो भी आपको याद रखनी है। और स्पेशली वहां कहा गया है कि मशरूम भी कई बार जो है सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर नहीं, लेकिन गिनी जाती है प्रोटीन के एक रिच सोर्स के अंदर, एनसीईआरटी कहती है ये। बाकी क्लोरेला और स्पाइरुलिना का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये तो एल्गी है और ये साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी रचना बनाते हैं कहलाते हैं? फ्लॉक्स, मिथेनोजन, प्लाज्मिनोजन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या बनाएंगे भाई? वैसे जीवाणु क्या करते हैं? जो फफूंदी के तंतु, जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं, STP करते हैं, तो STP में हम एक तो प्राथमिक वाला और द्वितीयक, सेकेंडरी पे पहुंच रही हूं मैं डायरेक्ट। सेकेंडरी वाले में हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव डाल देते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया डाल देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं और ऐसे रेशे बना लेते हैं। ये रेशे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ के तंतु, फफूंदियों के तंतु, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्लॉक्स। ए वाला आंसर जो है हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लॉक्स है, अब तो बता दोगे, बैक्टीरिया का गुच्छ, जीवाणु का गुच्छ जो तंतु कवक से जुड़ा हुआ रहता है, जो बीओडी को कम करता है, या बी और सी? बताओ क्या है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आप बी अंधाधुंध टिक मत कर देना। बैक्टीरिया का कवक तंतु बिल्कुल है, ये बी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन डी वाला ऑप्शन हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो साथ में सी को भी ले रहा है। तो ये जो फ्लॉक्स होते हैं, ये जो फ्लॉक्स होते हैं, इन्हीं की वजह से तो बीओडी कम हो रही है। ये फ्लॉक्स क्या कर रहे हैं? कार्बनिक पदार्थों को सड़ा रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को यूज करके जो क्या कर रहे हैं, अच्छा ये अनऑक्सीकारी होते हैं, बिना ऑक्सीजन को यूज करे भी करते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया डाले थे, पहले हमने ऑक्सीकारी डाले थे, फिर अनऑक्सीकारी डाले थे। तो ये क्या करते हैं? बीओडी को कम कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों को वहां से हटा देते हैं। तो दोनों ही चीजें आएंगी यहाँ पे, तो आंसर सही रहेगा यहाँ पे डी वाला। बिना देखे बी सही मत कर देना, चारों ऑप्शन पढ़ना, हमेशा ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए, चाहे आपको आंसर सामने दिख रहा हो। एक बार के लिए तसल्ली करा करिए, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्या सही है? अभी सेकेंडरी चल रहा है बार बार। यह एक प्रकार का यांत्रिक विधि है, यह एक प्रकार की जैविक विधि है, ए और बी दोनों हैं या कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी जस्ट बोले हम कि सेकेंडरी वाली को हम क्या बोलते हैं? जैविक विधि बोलते हैं। और यांत्रिक विधि किसको बोलते हैं? प्राथमिक उपचार को, प्राथमिक सीवेज उपचार को।
प्राथमिक सीवेज उपचार को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक उपचार। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो गाय और भैंस के आहार नाल में क्या पाया जाता है? मिथेनोजेंस, साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस प्रजाति या क्लोरेला प्रजाति। तो गाय और भैंस के जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। क्या करते हैं ये मिथेनोजेंस? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, इसीलिए वहां पे पाए जाते हैं। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या है? मिथेन, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर दूसरे में भी मिथेन दे रखी है, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2। बताओ क्या होती है भाई? तो बायोगैस की अगर हम बात करें तो बायोगैस में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? सबसे ज्यादा मात्रा होती है मिथेन की। अब कुछ बुक्स कहती है 60% होती है और कुछ बुक्स कह रही हैं 70 से 75% होती है। तो परसेंटेज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए। 60 आप तो एक रेंज लेके चलिए, अगर 70 और 75 है ऑप्शन में तो फिर आप उसको टिक करेंगे। उससे में अगर सबसे हाईएस्ट वाले 60 है तो फिर 60 को टिक करना। तो यहाँ पे भाई देखो, एक तो मिथेन होती है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है और CO2 भी होती है। बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती। गोबर गैस का एक प्रमुख घटक क्या है? बता देंगे। ब्यूटेन, अमोनिया, मीथेन या इथेन। तो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मुख्य घटक क्या है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? और मीथेन ही सबसे ज्यादा पाई जा रही है। गोबर गैस का ही दूसरा नाम क्या है? बायोगैस। बायोगैस है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक जैव उत्पाद नहीं है? जैव उत्पाद नहीं है। एजोबैक्टर, बैसिलस तुरंजिएसिस, क्लोस्ट्रिडियम और एजोला या अजोला भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो बायोगैस इसमें से कौन सा जैव खाद नहीं है? जैव खाद क्या होती है? ऐसे बैक्टीरिया जिनको मिट्टी में डालने से या तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हो, कुछ मिला रहे हो, मिट्टी की उपजाऊता बढ़ा रहे हो। देखो, एजोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है जिसको अजोबैक्टर लिखा हुआ है। ये सब मॉडल पेपर में है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्या क्या वही इंग्लिश को हिंदी ट्रांसफर करने में गलतियां करते हैं। उसके बाद क्लोस्ट्रिडियम भी ये काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। अजोला जिसको एजोला भी कहते हैं वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों करते हैं, लेकिन BC बैसिलस तुरंजिएसिस तो BT को कहते हैं, जिससे हमने BT कॉटन बनाया था। BT कॉटन जैव उर्वरकता नहीं बढ़ा रहा, ये क्या है? ये तो कीटनाशी है। इसको डालने से जो वो कृमि थे, गौल कृमि, वो नहीं खा रहे थे कपास को और बैंगन को। तो भाई बी वाला तो जैव नियंत्रण में आता है, जैव नियंत्रण का उपाय है ये तो। ठीक है, ऐसी चीजें घुमा देती है। बी वाला आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? नाइट्रीफाइंग जीवाणु, अमोनीफाइंग जीवाणु, डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु या मेथेनोजेंस। तो गोबर गैस में हम कौन से जीवाणु का यूज करते हैं? मेथेनोजेंस का यूज करते हैं, क्योंकि यही मीथेन उत्पन्न करेंगे। क्यों कहते हैं मेथेनोजेंस? इनको मीथेन बनाते हैं ये, इसीलिए मेथेनोजेंस। हालांकि दूसरी गैस भी बन रही है, लेकिन मीथेनोजेंस कहते हैं इनके नाम पे। BT विष क्या है? यानी कि वही बैसिलस तुरंजिएंसिस टॉक्सिक क्या है? अंतःकोशिकीय लिपिड है, अंतःकोशिकीय क्रिस्टल प्रोटीन है, बाहरी कोशिकीय क्रिस्टल प्रोटीन है या लिपिड है? क्या है BT? तो BT यानी कि बैसिलस तुरंजिएसिस का हमने पढ़ा है कि ये जो है बैसिलस तुरंजिएसिस के अंदर एक प्रोटीन होती है जो क्राई प्रोटीन जिसको कहते हैं, है ना, और इसका जो जीन होता है उसको क्राई जीन कहते हैं। उससे एक प्रोटीन बनती है जो क्रिस्टलीफाई हो जाती है। वो BT को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, अगर कोई दूसरा गोलकृमि उसको खाता है तो उसके पेट में टॉक्सिक हो जाती है। तो ये क्या है? ये है एक बाहरी कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। सी वाला आंसर जो है हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। ननेक्स्ट है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन सा स्थिरीकरण करता है? एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया या उपरोक्त सभी? क्या करता है भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कर रहा है?
एनाबिना भी कर रहा है, नॉस्टॉक भी कर रहा है, एसिलोटोरिया भी कर रहा है, तीनों कर रहे हैं। डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एफिड्स से छुटकारा पाने के लिए कौन उपयोगी है? लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ट्राइकोडर्मा या दोनों, ए और बी? एफिड्स को खाने के लिए हमने किसका यूज किया था? एफिड्स को खाने के लिए सबसे पहला जो जैव नियंत्रण में हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एफिड्स को खाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेडी बर्ड का, बीटल, वो रेड कलर की, रेड वाली लेडी बर्ड का यूज करते हैं हम, जो एफिड्स को खा जाती है। ठीक है, ए वाला आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव घटक है? मृदा, वाष्प, जल या मछली? जैव घटक कौन सा है? मृदा अजैविक है, वाष्प अजैविक है, जल अजैविक है, मछली जो है वो क्या रहेगी? जैविक घटक रहेगी। सबसे मशहूर नाइट्रोजनिक स्थिरीकरण में प्रयुक्त जीवाणु जीव उर्वरक क्या है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस या राइजोबियम? क्या है सबसे पहले? सबसे मशहूर नाइट्रोजनिक स्थिरीकरण कौन कहलाता है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या ये सब तो क्या करते हैं, ये तो बाद के स्टेप में आते हैं तीनों। नाइट्रोसोकोकस जो है वो तो क्या करता है भाई? नाइट्राइट में बदलता है। फिर नाइट्रोसोबैक्टर है, वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। ये सारा मेन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे फेमस जो है वो कौन है? डी, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम सबसे जैव उर्वरक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक है? जीव उर्वरक किसको काम में ले रहे हैं? जलीय फर्न है, मतलब वो फर्न है, टेरिडोफाइट है, लेकिन उसको जैव उर्वरक के रूप में भी काम में ले रहे हैं। साल्विया, एजोला, मार्सिलिया या टेरिडियम? तो एजोला हमने सुना है नाम, लेकिन एजोला मतलब टेरिडोफाइट्स नहीं है। टेरिडोफाइट यहाँ पे कौन है? डी है, टेरिडियम। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट चले, निम्न में से कौन जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, सहजीवी जीवाणु या इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से जैव उर्वरक कौन है? साइनोबैक्टीरिया, सारे ही हैं भाई। साइनोबैक्टीरिया करता है, माइकोराइजा भी करता है, सहजीवी जीवाणु भी करते हैं। तो डी वाला जो है सही आंसर रहेगा। ये तो सहजीवन में आपके माइकोराइजा भी सहजीवन का ही है वैसे, लेकिन यहाँ पे लाइकेन भी आ जाएंगे और साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना, नॉस्टाक ये सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन सा स्थिरीकृत कर सकता है? एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण भाई बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण पे। एनाबिना भी करेगा, नॉस्टॉक भी करेगा, ऑसिलेटोरिया भी करेगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग जीव कौन सा है? तो आंसर दे चुके होंगे आप, चलिए देख लेते हैं क्या है। एजोस्पोरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक या फिर एजोबैक्टर? तो सोयाबीन के लिए हमें स्पेशली बताना है, और सोयाबीन के लिए हमें क्या बताना है? तो यहाँ पे आंसर हमारा वही रहेगा जो पहले था, यानी कि राइजोबियम जो है वो भी सोयाबीन के लिए जो करता है, क्योंकि स्पेशली जब आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सोयाबीन जैसे पौधों में राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। नेक्स्ट है, बीटी कॉटन प्रतिरोधी है कीट का, खरपतवार नाशी का, लवण का या सूखा का? तो बीटी कॉटन अभी बात की हमने कि जो हमारा बैसिलस थुरिंजियसिस है वो कपास के अंदर डाल के कपास को क्या बनाया गया है? कपास को जो कीट के लिए खरपतवार नाशी या लवण किसके लिए बनाया गया है? तो आपको कहा था वो एफिड जो है वो उसको खा जाते थे बीटी कॉटन को, तो उस एफिड्स को मारने के लिए हमने कॉटन के अंदर बीटी का जीन प्रवेश करवा दिया। कीटों का प्रतिरोधी है ये, ठीक है, कीटों का प्रतिरोधी है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद। अच्छा, यहाँ पे जो कीट है वो कौन कौन से थे? तो आपको बताया था, एक तो कॉलियोप्टेरा है ना, कॉलियोप्टेरा के जो कीट थे ऑर्थोपोडा संघ में, स्पेशली वहां पे बोला है कि ऑर्थोपोडा संघ के
डायोप्टेरा, डायोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा संघ के जो कीट हैं उनसे बचाने के लिए बीटी कॉटन बनाया गया था। बिल्कुल याद करना है आपको ये तीनों जो संघ है। नेक्स्ट है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? कीटनाशी, जैविक खाद, ईस्ट या सभी? तो कीटनाशी तो भाई बर्बाद करेंगे, ईस्ट का हमने कुछ पढ़ा नहीं। जैविक खाद जो है वो क्या करेगी? मिट्टी की उपजाऊता को बनाने में प्रवेश। ये सिंपल से क्वेश्चन है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोटोबायोटिक्स के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। नए प्रकार के खाद्य पदार्थ है, सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है, जीवित माइक्रोबियल खाद्य पूरक है या कैंसर उत्पन्न करने वाले माइक्रोब्स है। इसके लिए मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया था कि वो शिल्पा शेट्टी ऐड करने आती है याकुट का। वो कुछ नहीं, वो याकुट जो है वो एक्चुअली में प्रोटोबायोटिक्स है। क्या होते हैं प्रोटोबायोटिक्स? ये लिक्विड सब्सटेंस की तरह होते हैं और इनमें जनरली जो है वो लैक्टोबैसिलस लैब बैक्टीरिया होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए चीजें होती है। लेकिन मेनली इसमें क्या है, जैसे कि मैंने कहा लैब है, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के जीवित, आपको जो है उसके अंदर लैब मिलाया जाता है, यानी जीवित माइक्रोबियल सूक्ष्म जीव मिलाए जाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमारे इंटेस्टाइन को अच्छे से डाइजेस्ट करें, उसमें विटामिन मिनरल्स की जो अवशोषण की क्षमता है वो बढ़ाए। क्योंकि आपको पता है हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के जो लाभ पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि दही अच्छा क्यों होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं और वो पाचन को अच्छा करते हैं। प्लस उसमें कौन सा होता है भाई, B12 भी मिलता है दही से, जो हमारी हार्ट वगैरह को भी स्ट्रांग रखता है ना, हार्ट से रिलेटेड ब्लड वेसल्स, ब्रेन को स्ट्रांग रखता है। तो उसके अंदर लैब होता है और कुछ माइक्रोबियल होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हानिकारक माइक्रोबियल नहीं होते उसके अंदर। माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीव। तो खाद्य पूरक होते हैं, खाद्य पूरक का मतलब सप्लीमेंट होते हैं ये, है ना, सुना होगा सप्लीमेंट शब्द। जो चीजें हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं बनती है या कम बन रही होती है तो फिर हम उसे बाहर से लेते हैं, मतलब वही इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्स। जैसे प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कुछ पाउडर खा रहे हैं आप, टैबलेट तो खानी नहीं चाहिए पर खाते हैं लोग। चलिए, तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। और इसी के साथ आज के हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 10 के, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs और वन शॉट के साथ। तब तक के लिए बाय।